हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इफ ई वेक्टर एंड के वेक्टर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर है एंड प्रोपोगेशन वेक्टर के वेक्टर है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड प्रोपोगेशन वेक्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से बना होता है, और प्रोपोगेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम ये भी जानते हैं कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में क्या हो रहे होते हैं मतलब तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमें चार ऑप्शन दिए गए, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ओमेगा इंटू के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, 1 ओमेगा इंटू के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ओमेगा इंटू ई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। ठीक है, तो हमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना पड़ेगा। तो हम जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ चुके हैं, अगर ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनाते थे। y एक्सिस में हमारा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और z एक्सिस में हमारा क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड होता था। ये हमारा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। z एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा y एक्सिस में, ठीक है। ये हमारा प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये ऐसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम ये चीज हमने पढ़ रखी है। अब जो हमारा प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं के वेक्टर, ठीक है ना। और इसको हम प्रोपोगेशन वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, प्रोपोगेशन वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, वेव नंबर हमने पढ़ा होगा, वेव नंबर इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। वेव नंबर हमारा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है। उसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेव नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, तो हमारा क्या निकल जाता है, प्रोपोगेशन वेक्टर निकल जाता है, प्रोपोगेशन वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो हमसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, यानी जाहिर सी बात है तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर होने वाला है। तो v वेक्टर किन दो वेक्टर का, जैसे हम जानते हैं a क्रॉस b और b क्रॉस b दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पर जैसा दिया गया है k क्रॉस e भी दिया गया है, e क्रॉस k भी दिया गया है, तो सबसे पहले इन दोनों में से ये सिलेक्ट कर लेते हैं e क्रॉस k होगा कि k क्रॉस e होगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो z डायरेक्शन में है, तो हम क्या करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हम देखते हैं कि कौन से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर होने वाला है। जैसा कि हम अपने हाथ को अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ऐसे दिखाएं और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मोड़े तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन, जेड एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि k क्रॉस e इज द b वेक्टर, ठीक है ना। v वेक्टर का डायरेक्शन k क्रॉस e के डायरेक्शन में आने वाला है, यानी कि ये तीन ऑप्शन हमारे पास बच गए। ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया, e क्रॉस k नहीं होगा, k क्रॉस e ही होगा, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं ओमेगा इसके साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आ रहा है तो मल्टीप्लाई होके आ रहा है या डिवाइड होके आ रहा है, ये चीज चेक करने वाले हैं हम। तो एक और चीज हमने पढ़ रखी है कि वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर c है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड c ही होती है, तो हम जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी कि E अपान B। और जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E नॉट साइन k x प्लस ओमेगा t प्लस फाइव
ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा वेव नंबर होता है, और ये क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम एक और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, c इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो यहां से ये ओमेगा बाई के भी बराबर होगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि b इंटू ओमेगा इज इक्वल टू के इंटू ई, के इंटू ई। यहाँ से b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड हम देख पा रहे हैं ओमेगा इधर जाके डिवाइड हो जा रहा है, और यहाँ k इंटू ई आ रहा है। ठीक है, तो k इंटू ई जाहिर सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का कर देंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या दे देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दे देगा। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि k इंटू ई तो आ ही रहा है, यानी k क्रॉस ई, ये क्या है k क्रॉस ई, और ओमेगा से इसको डिवाइड कर देते तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन में 1 अपान ओमेगा इंटू के क्रॉस ई है, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एज पर गिवन फिगर, एक फिगर दी गई हमें, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ए वेटलेस पुली, एक पुली है, पुली को वेटलेस कंसीडर किया गया है, P इज अटैच्ड, इस पुली को हम P कंसीडर कर लेते हैं, P इज अटैच्ड ऑन ए डबल इंक्लाइंड सरफेस, डबल इंक्लाइंड सरफेस जो कि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक इंक्लाइंड सरफेस ये है, दूसरा इंक्लाइंड सरफेस ये है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग मासलेस, ठीक है ना, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जाहिर सी बात है ये ब्लॉक बंधे हुए हैं, तो ब्लॉक में क्या होगा, इस एक टेंशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उस टेंशन को आपको क्या करना है, विल बी, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, ठीक है ना, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये चीज बोला गया है ब्रैकेट में मासलेस स्ट्रिंग है। मासलेस स्ट्रिंग का मतलब क्या है, इसके मास को नेग्लेक्ट कर देंगे हम, स्ट्रिंग को हमने मासलेस मान करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनएलएम में हमने पढ़ रखा है कि किसी भी बॉडी का ऐसा मतलब मैकेनिक्स का ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है तो हम क्या करते हैं कि जितनी बॉडीज होती है सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसमें फ्रिक्शन लेस बोला गया, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यानी कि यहाँ पर कोई सा भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना हम एक प्रोसेस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं किसी भी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है। तो जैसा कि ये ब्लॉक हमें ज्यादा मतलब मास का दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है ये अपनी तरफ इस बॉडी को खींच सकता है, तो हम इसी तरफ मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसके मतलब 4 किलोग्राम पर ऐसे लग रहा है। जाहिर सी बात है जितने एक्सेलरेशन ये इसको ऐसे खींचेगा उतने एक्सेलरेशन ये ऊपर की तरफ आएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए है। ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया, और स्ट्रिंग में टेंशन हमने टी कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन टी आ गया। अब हम बनाएंगे इन दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर हम देखते हैं ये 4 kg का ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, और नीचे के डायरेक्शन में इसका क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तो हो जाएगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, इसके इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन हमने इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया हुआ है, और ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड सरफेस है, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड सरफेस है, यानी कि कौन सा वाला एंगल, ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, ध्यान समझना, ये वाला एंगल हमें क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में इस वाले बॉडी का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, एक इसके नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। देखते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा इस वेट का, और एक इसके सरफेस के डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। नॉर्मल डायरेक्शन और टेंशन का डायरेक्शन एक दूसरे से मतलब सरफेस का डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, फिर ये भी 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया हमारा। तो ये 40 है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 40 cos 60 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 40 sin 60 डिग्री। तो ये नॉर्मल फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता
अगर यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी गई होती तो फ्रिक्शन को कंसीडर करने के लिए हम म्यू में n से मल्टीप्लाई करते तो इसका कोई काम होता, लेकिन फिलहाल के लिए नॉर्मल फोर्स का कोई काम नहीं है, बस हमें एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस दिए गए हैं उनको हमें बैलेंस करना है। तो उनको बैलेंस करने के लिए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, दैट फोर्स 40 sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस t दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि 4 into a। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 से ये कितने बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 √3 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 4 into a। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी। फिर हम दूसरे बॉडी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वैसे ही, और हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। हम देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, 1 kg का ब्लॉक है तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। समझ में आ रही है बात। इसके इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना हुआ है, और टी हम जो रस्सी बंधी हुई है वो ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगाएगी। अब क्या करना पड़ेगा हमें, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है उसकी ही डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, 10 न्यूटन के फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल डायरेक्शन में, एक उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, ध्यान से समझना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये 30 डिग्री है तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये एक सेम लाइन है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 60 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 60 डिग्री, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर देंगे। हम देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टी फोर्स है, तो इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे टी, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस का 10 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 1 into a, तो a हो जाएगा। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है, एक टेंशन वेरिएबल दिखाई दे रहा है, एक एक्सेलरेशन वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन। जब इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस टी है और ये प्लस टी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये -5 है और ये 20 √3, तो 20 √3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4a प्लस a दैट इज इक्वल टू 5a। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 4 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 √3 माइनस 1। आंसर नहीं एक्सेलरेशन निकला, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ रहा है, यानी कि हमें हमसे टेंशन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह पे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। तो हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो t -5 दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन यानी कि 4 √3 माइनस 1। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 √3 माइनस 1, और ये -5 इधर जाएगा तो हो जाएगा +5, यानी कि 4 √3 5 माइनस 1 4। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √3 + 1, और टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यानी कि टेंशन कितना आ गया हमारा रस्सी में, 4 √3 + 1। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में दिया गया 4 √3 + 1 न्यूटन। ये इनकरेक्ट आंसर है क्योंकि 4 हमारा बाहर है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 4 √3 + 1 न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल सा क्वेश्चन है, डायमेंशन का क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ठीक है, बस हमें 4 क्वांटिटीज दी गई है और चारों क्वांटिटीज की डायमेंशंस उसके अगले मतलब जो ये हमारा लिस्ट 1 है और ये हमारा लिस्ट सेकंड है। ठीक है, तो इन 4 क्वांटिटीज जो आपके सामने ऐसे दिखाई दे रही हैं, इन चारों क्वांटिटीज के डायमेंशन आपको अगले लिस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि इस लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। जैसे प्लंक्स कांस्टेंट h जो होता है हमारा, उसकी जो डायमेंशन होंगी उससे उसको मैच कर देना। उसके बाद से कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन,
मतलब इन चारों में से जो हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि पहले का थर्ड वाला डायमेंशन है, बी का फोर्थ वाला डायमेंशन है। हमें ये सॉल्व करके उसके बाद से इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि दो या तीन जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी चार दी गई है, तो चारों का जरूरी नहीं है, तीन का या दो का भी पता हो तो हम अंदाजे से लगा सकते हैं। ये वैसे तो अगर कंप्लीटली आंसर को सही करना है तो तीन के बारे में पता होना चाहिए, तीन किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं पता है तो थोड़ा सा टाइम लगा करके हम इसको फंडामेंटल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करूं तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है हम सभी जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट जिस फॉर्मूले में आता है वो फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। इसी में ये जो H होता है वही हमारा क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। E हमारी एनर्जी है, लेमडा हमारा वेवलेंथ है जिसकी डायमेंशन L होता है, C हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब स्पीड जिसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT की पावर -1 हो जाएगा। तो H का भी डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई सा भी एक फॉर्मूला मिलना चाहिए हमें, ठीक है। या एक और फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा वाला, ठीक है। इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई C। तो डायमेंशन ऑफ H, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ लेमडा, डायमेंशन ऑफ C, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है सबको ये पता होनी चाहिए, mL² T की पावर -2। ये तो याद ही होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन। जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही वर्क का भी डायमेंशन होता है। तो mL² T की पावर -2 एनर्जी का डायमेंशन होता है। लेमडा हमारा वेवलेंथ है यानी कि लेंथ है, इसका डायमेंशन L हो जाएगा, डिवाइडेड बाई C क्या होता है हमारा, स्पीड होता है। स्पीड का डायमेंशन LT की पावर -1 होता है। अब यहां से देख पा रहे हैं L से L कैंसिल आउट हो गया, T की पावर -1 ऊपर जाएगा तो T की पावर +1 हो जाएगा, और T की पावर +1 से T की पावर -2 ऐड करेंगे तो T की पावर क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं mL² T की पावर -1, यानी H प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो गया हमारा, mL² T की पावर -1। mL² m का पावर 1, m का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब m का पावर 1 है। तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1। देख पा रहे हैं कि थर्ड लिस्ट, सेकंड लिस्ट में थर्ड वाला जो डायमेंशन है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1, यानी a को थर्ड से मैच करेंगे। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। पहले वाले को चेक करने के बाद ही हम डायरेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर हमारा डायरेक्टली केवल ए थर्ड से केवल एक ही में दिया हुआ हो तो हमारा टाइम बच जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में ए को थर्ड से मिलाया हुआ है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन में से हमें चेक करना है। अब हम केवल एक ही चेक कर लेंगे ना तो हमारा आंसर मिल जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में नहीं पता है, वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे नहीं पता है आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल वोल्टेज, और वोल्टेज का तो डायमेंशन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में मैं बता देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू V0, कहीं पे पढ़ा होगा आपने। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू V0 आपने कहीं पे पढ़ा होगा। E क्या है हमारा, चार्ज है, तो V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई E, यानी कि चार्ज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, अभी लिखा मैंने, कोई सी भी एनर्जी ले लो सबका डायमेंशन सेम ही होता है, और वो होता है m इंटू L² T की पावर -2 डिवाइडेड बाई Q। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है। I क्या हमारा करंट है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और I का डायमेंशन I होता है और T का डायमेंशन कैपिटल T होता है। तो I T, तो T ऊपर जाएगा, I ऊपर जाएगा, दोनों I की पावर -1 T की पावर -1 हो जाएंगे। तो यहां से हम डायमेंशन लिख सकते हैं m की पावर 1, L के पावर स्क्वायर, इनमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन T की पावर -1 जाकर के ऊपर जुड़ जाएगा। तो T की पावर -1 इंटू T की पावर -2 दैट इज इक्वल टू T की पावर -3। फिर हमारे पास क्या बच गया, I बच गया, तो I की पावर -1। हम देख पा रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन में m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -3, A की पावर -1। कभी कभी जैसे करंट के डायमेंशन को A से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, कैपिटल A से, और I से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हम फोर्थ ऑप्शन देख पा रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है। बी के लिए, बी किससे मिला हुआ है, फोर्थ से मिला हुआ है, और ए किससे मिला हुआ है, ए थर्ड से मिला हुआ है हमारा। तो इन दोनों में से अब चेक करेंगे B4 ये B1, तो B1 वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट जो हुआ था हमारा मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आते हैं। उन ऑब्जर्वेशन से आपसे मतलब उन ऑब्जर्वेशन में से कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए गए हैं जो कि सही है, और कुछ ऑब्जर्वेशन गलत रूप में दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड, 4 ऑब्जर्वेशन हमें दिए गए हैं, हमें नीचे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर करेक्ट, इनमें से कौन से ऑब्जर्वेशन सही है। उनके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ये हमें आइडेंटिफाई करके इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या करना है, सही करना है, उसको टिक करना है। तो हमें बोला गया है कि ए बी एंड, पहले ऑप्शन में बोला गया ए बी एंड डी ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट, ए बी एंड डी ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट, सी ऑब्जर्वेशंस आर रॉन्ग। अगर ऐसा कुछ होता है तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरे ऑप्शन में बोला गया है कि ए सी एंड डी आर करेक्ट, ए सी एंड डी आर करेक्ट, बी आर फॉल्स ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन में केवल बी इज करेक्ट दिया गया है। ऐसे ही हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए इन चार ऑब्जर्वेशन जो दिए गए हैं, इन चारों ऑब्जर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ये चारों ऑब्जर्वेशन सही है या इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऑब्जर्वेशंस को पढ़ते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये है इनके अकॉर्डिंग कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आना चाहिए। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई मेटल है, इस मेटल पर कुछ लाइट, कुछ इंटेंसिटी की लाइट या फोटोन जो हमारे इस मेटल पे पड़ेंगी, इस मेटल के लिए एक टर्म डिफाइन होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वह एनर्जी होती है जिससे ज्यादा या उतनी एनर्जी अगर इसके किसी एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाए एक फोटोन के द्वारा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है। वर्क फंक्शन इतनी मतलब वर्क फंक्शन ऐसे डिफाइन करी जाती है किसी भी मेटल के लिए कि उस मेटल की जो इलेक्ट्रॉन वहां पर बाउंडेड है उस मेटल के सरफेस पे, उस इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा या इतने के बराबर होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो सके, एमिट हो सके। ठीक है, तो अगर कभी क्या होता है कि एनर्जी जो मिलती है वो डायरेक्ट वर्क फंक्शन के बराबर ही होगी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स तो निकल जाएंगे उसके पास से, अगर कोई एनर्जी है नहीं तो वहीं पे क्या हो जाएंगे, वो स्टैटिक हो जाएंगे। लेकिन हम एग्जैक्ट इतना एनर्जी तो दे नहीं सकते, जाहिर सी बात है कुछ कम या कुछ ज्यादा हो जाएगा। अगर एनर्जी हमारी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ही नहीं। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट तो हो जाएगा, लेकिन कुछ एनर्जी क्या हो गई, वर्क फंक्शन खा गई। लेकिन उसके पास अभी भी तो अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा होगी वो तो एनर्जी बची रहेगी ना, तो वो क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है ना, कुछ लॉस भी हो सकता है या कुछ लॉस हो भी नहीं सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होगी तो वेलोसिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ सकती है, जितना एनर्जी उसको मिलेगा कुछ एनर्जी उसके वर्क फंक्शन में चली जाएगी और कुछ एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में चेंज हो जाएगी। अगर लॉस होती है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि कुछ लॉस में चली जाएगी तो जाहिर सी बात है इतने इसे काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी कुछ कम मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है तभी तो मैक्सिमम मिलेगी ना काइनेटिक एनर्जी, तो वो कितने के बराबर होगी, जितना एनर्जी उसको देंगे कुछ एनर्जी उसके वर्क फंक्शन में चली जाएगी, जितनी एनर्जी बचेगी सारी की सारी एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी इसको मिल सकती है। तो ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन होता है। ये किसी भी, ये किसकी एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी है। वर्क फंक्शन ये किसके लिए डिफाइन होता है, मेटल सरफेस के लिए डिफाइन होता है कि कौन सा मेटल हमने लिया हुआ है। और एक फोटोन की एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है hc/λ।
अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स n होते हम n से इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है hc अपॉन लैम्डा ऑफ वन फोटोन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, hc अपॉन लैम्डा कह सकते हैं या h न्यू कह सकते हैं। लैम्डा हमारा क्या है वेवलेंथ है, न्यू हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। तो hc माइनस 5, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का हम एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है E इंटू वी नॉट। ई क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा एमिट होगा उसके ऊपर चार्ज, और ये हमारा वी नॉट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ई इंटू वी नॉट दैट इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस 5। तो हमसे पूछा गया पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में ही। वी नॉट ही हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ई से इधर की तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू ई माइनस का 5 डिवाइडेड बाई ई। तो ये हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। और हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में ही ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बोला जा रहा है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। देखते हैं यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एच सी ई सारे के सारे कांस्टेंट है, लेकिन लैम्डा हमारा ना फोटोन की एनर्जी के ऊपर, फोटोन के ऊपर डिपेंड करता है। ये कौन सी फोटोन है, फोटोन की एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, यानी कि उसका वेवलेंथ ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। कम वेवलेंथ के फोटोन से भी हम क्या कर सकते हैं एमिट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा वेवलेंथ के फोटोन से भी हम एमिट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फोटोन की जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है फोटोन की वेवलेंथ या उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है और वर्क फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोन, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये इनकम्प्लीट ऑप्शन, ये इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन है, ये वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, गलत ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। अगला ऑब्जर्वेशन है द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। जब हमारी ये जो हमारी लाइट है इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो हम जानते हैं एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन्स को ही बाहर निकाल पाता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल पाएगा, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन्स को ही बाहर निकाल सकते हैं। दो फोटोन की एनर्जी मिलकर के किसी एक फोटोन को बाहर, दो फोटोन मिलकर के किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। ये हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद रखना चाहिए कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल सकता है। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का इंक्रीमेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा निकलेंगे ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा निकलेंगे तो ज्यादा करंट आएगा, क्योंकि करंट क्या होता है Q डिवाइडेड बाई T, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाई T। और इलेक्ट्रॉन्स निकलने का मतलब क्या है, चार्ज का इंक्रीमेंट हो रहा है, चार्ज का इंक्रीमेंट होगा तो जो हमारा करंट होता है मतलब कम टाइम में ज्यादा चार्ज निकलेंगे, तो यानी कि क्या होगा कि करंट भी हमारी क्या होगी इंक्रीज करेगी। तो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमसे क्या कह रहा है कि द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, यानी कि ये सही ऑप्शन है, सही ऑब्जर्वेशन है। जब हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज करेंगे तो हमारी करंट भी इंक्रीज करेगी। सी ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है ना, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये बिल्कुल ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन है। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है ना वो वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और उस फोटोन, एक फोटोन के एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये गलत ऑब्जर्वेशन है। जो हमारा चौथा ऑब्जर्वेशन है डी ऑब्जर्वेशन, वो ये कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट था वो लाइट को पार्टिकल नेचर मान करके आइंस्टाइन ने क्या करा था, इसको प्रूव करा था। ये जो भी ऑब्जर्वेशन मिले थे हमने पार्टिकल नेचर मान करके, लाइट को पार्टिकल नेचर मान करके सॉल्व किया था, और इसे वेव थ्योरी ऑफ लाइट कंसीडर करके इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन गलत ऑब्जर्वेशन हो गया, यानी कि केवल हमारा बी ऑब्जर्वेशन इज द राइट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ऑप्शन में देखेंगे हम, ऑप्शन में हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो ये कह रहा है कि बी ओनली इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द बॉल थ्रू द सेम बॉल इज। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, उसको हमें सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम किसी बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम कितने हाइट को कवर कर सकता है, वो हाइट हमें दी गई है, और ये इसको मैं एच मैक्स बोल सकता हूं, और एच मैक्स इज इक्वल टू 136 मीटर दिया गया है। अब हमसे ये कह रहा है कि मैं इसी बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक फेंक सकता हूं, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना रेंज ये कवर कर सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आप लोगों ने जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितने रेंज तक फेंक सकते हैं, उसके लिए हमें इसको कितने एंगल पर फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना पड़ेगा। 45 डिग्री के एंगल पर फेंक करके हम इसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और रेंज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कवर करेगा। इसका फॉर्मूला पढ़ा था u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। हम यहां से भी देख सकते हैं कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी का मतलब क्या है, इसका मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है, मैक्सिमम रेंज कितना कवर कर सकता है, यहाँ पर थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और थीटा हमारी क्या होनी चाहिए, मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। और देख पा रहे हैं हम ऐसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है साइन 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां से भी हम ये चीज निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम कितने एंगल, मतलब कितने एंगल पर फेंकें कि हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस ही कवर कर सके। तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, और हमें क्या दिया हुआ है, एच मैक्स दिया हुआ है। जब इसे हम वर्टिकली डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं तो एच मैक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, एच मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। हमने ये पढ़ा था जब इंक्लाइन डायरेक्शन में हम इसको फेंकें, लेकिन हम इसको वर्टिकली डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, यानी कि हम कह सकते हैं u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g दैट इज इक्वल टू एच मैक्स। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जब वो 136 मीटर मैक्सिमम हाइट पर फेंक सकता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंक सकता है उसी बॉल को, मतलब सेम बॉल को, कहने का मतलब उसका मास सेम है। तो हम जानते हैं उसके पास जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी से यहाँ पर भी फेंकेगा, यानी यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी मास दोनों का सेम है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे और इस वेलोसिटी को उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा रेंज मैक्सिमम निकल जाएगा। तो यहाँ पर 136 मीटर दिया गया है, 136 मीटर एच मैक्स की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यहाँ से u स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें, 136 इंटू 2 इंटू जी। अब इसी u स्क्वायर की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, तो r यानी कि हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि कवर कर सकता है, u स्क्वायर इज इक्वल टू 136 इंटू 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई जी से जी कैंसिल आउट हो गया, 136 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 272, और ये मीटर हो जाएगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस के 2 गुने के बराबर है। अगर सेम इंसान, सेम आदमी उस सेम मास के बॉल को फेंक रहा है किसी वेलोसिटी से, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में जितने हाइट तक फेंक सकता है उससे 2 गुने डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक सकता है। ठीक है, तो 136 मीटर ऊपर के डायरेक्शन में, इसमें एच मैक्स इसका कितना था, 136 मीटर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है इसकी, 272 मीटर हो सकती है। यानी कि इसमें से फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया 272 मीटर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, A 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 6.25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है,
A and Young's modulus is 10 to power 10 Newton per meter square is subjected to a load of 250 Newton. Then the elongation in the wire will be. हमारे पास कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, और इसकी लेंथ दी गई है 100 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया है हमें. क्रॉस सेक्शनल एरिया है 6.25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. अच्छी बात है, दोनों एसआई यूनिट में ही दे दिया है डायरेक्टली. और इस वायर की प्रॉपर्टी दी गई है आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट्स सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 250 न्यूटन. इसको 250 न्यूटन की फोर्स से क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, ठीक है ना. 250 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है इस पे. देन द इलोंगेशन इन द वायर विल बी, ठीक है ना. जाहिर सी बात है, जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा इलोंगेट होगा, ठीक है. और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दी गई है. तो ये आपका क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, तो ये कुछ इलोंगेट हो जाएगा. फोर्स लगाने के बाद कुछ क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा. ये हो जाएगा L प्लस डेल्टा L, और L हमारा कितना है 100 मीटर. 100 मीटर प्लस डेल्टा L हो जाएगा हमारा. तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई स्ट्रेन. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया. जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्ट्रेस निकल जाएगा. और स्ट्रेन क्या होता है हमारा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ. ये फॉर्मूला हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का. अब सिंपल सा बस ये फॉर्मूला याद है, आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो. क्या कह दिया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया है आपको, फोर्स दे दिया, एरिया दे दिया, एल दे दिया, डेल्टा एल की वैल्यू पूछा, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर मिल जाएगा आपको. ठीक है, क्या पूछ रहा है, देन द इलोंगेशन इन द वायर विल बी. तो इलोंगेशन के लिए डेल्टा एल इधर आ जाएगा, डेल्टा एल, एल हमारा ऊपर चला जाएगा तो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस इंटू ये नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा. ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो सारी चीजें. तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स कितना है, सबके सब एसआई यूनिट में पुट करना है और एसआई यूनिट में दिया भी है 250 इंटू एल. एल कितना है 100 डिवाइडेड बाई वाई कितना है 10 की पावर 10 इंटू ए कितना है 6.25 इंटू 10 की पावर -4. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा हमारा 250 डिवाइडेड बाई 6.25 इंटू ये 10 की पावर 2 है इंटू ये 10 की पावर -10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इंटू ये 10 की पावर +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे -4 है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये 6.25 से 250 में डिवाइड करेंगे, जिसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हटाते हैं हम और 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 नहीं 10 की पावर 2. ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये 5 से 25 से इसको कैंसिल आउट करते हैं ये हो जाएगा 10 और 25 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और फिर ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1000 यानी कि 40. ठीक है, 10 की पावर 2 इंटू 10 1000 और 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, एक जीरो बचेगा यानी 40 इंटू ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया 10 की पावर -10 और +6 यानी कि -4 यानी 40 इंटू 10 की पावर -4. 40 इंटू 10 की पावर -4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -3 और एसआई यूनिट इसका होता है मीटर. यानी कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बस सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, given below are two statements. Statement 1, if the Brewster's angle
हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट वन ये कह रहा है कि द ब्रेस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी, देन द ब्रेस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज π/2 माइनस थीटा बी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द ब्रेस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज tan इनवर्स म्यू जी, वेयर म्यू जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी हो गया। हमसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए और दोनों स्टेटमेंट्स के लिए चार ऑप्शन दिए गए। चार ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको हमें चूज करना है। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट को समझना होगा। पहला स्टेटमेंट समझने की कोशिश करता है। सबसे पहले इसमें ब्रेस्टर्स एंगल आ रहा है। ब्रेस्टर्स एंगल बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो ब्रेस्टर्स एंगल के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। ब्रेस्टर्स एंगल होता क्या है? दरअसल ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ब्रेस्टर्स एंगल क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि हमारा एयर मीडियम है और ये हमारा ग्लास मीडियम है। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूजिक दिया गया और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जैसा कि हम जानते हैं। और एक लाइट इंसिडेंट हो रही है कुछ एंगल पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस में इसका आई मान लेता हूँ। जाहिर सी बात है, जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ अलग आ जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं आर मान लेता हूँ, आर कंसीडर कर लेता हूँ। ये ऐसा कुछ फिनोमिना हो रहा है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट हमारी जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। ब्रेस्टर्स एंगल क्या होता है? ब्रेस्टर्स एंगल का अगर डेफिनेशन अगर हम बोलें तो बोलेंगे कि ब्रेस्टर्स एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे या आर ट्रांसमिटेड रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड रे। हम जानते हैं जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो सारी की सारी लाइट हमारी ट्रांसमिट ही नहीं हो जाती, कुछ लाइट हमारी रिफ्लेक्ट भी होती है, कुछ लाइट हमारी रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। और रिफ्लेक्शन का हम रूल जानते हैं कि ये सेम एंगल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा उसका। तो सेम एंगल पर ये क्या हो जाएगी, कुछ लाइट हमारी रिफ्लेक्ट भी होगी, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारी ट्रांसमिटेड रे कह सकते हैं, या इसको रिफ्रैक्टेड रे भी कह सकते हैं, ट्रांसमिटेड रे। तो ब्रेस्टर्स एंगल वह इंसिडेंस एंगल होता है जिसके लिए ट्रांसमिटेड रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड रे। दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो उस केस में हम इंसिडेंट एंगल को ब्रेस्टर्स एंगल कहते हैं। ब्रेस्टर्स एंगल को नॉर्मली हम थीटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ब्रेस्टर्स एंगल का कंडीशन क्या हो गया, आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। उस केस में हम आई को क्या कह देंगे, ब्रेस्टर्स एंगल कह देंगे। बात समझ में आ गई? जैसा कि हम जानते हैं स्नेल्स लॉ के द्वारा कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 है इनटू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल यानी कि साइन आई इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू जी इनटू साइन आर। ठीक कहता है, तो यहां से म्यू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम कि if the Brewster's angle for the light propagating from air to glass is theta b, then the Brewster's angle for the light propagating from glass to air is air to glass is theta b and glass to air is π/2 minus theta b। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने एंगल पर हमारी अगर हमारा कुछ एंगल आई पर इंसिडेंस हो रही है और एंगल आर पर रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर लाइट को हम इस डेंस मीडियम से पास कराएं और एंगल आर पर ही इंसिडेंट कराएं तो एंगल आई पर ये रिफ्लेक्ट होगी। ये चीज हम जानते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, स्नेल्स लॉ के द्वारा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? ठीक है, स्नेल्स लॉ के द्वारा हम ये जानते हैं कि जितने एंगल, अगर ये एंगल आई पर इंसिडेंस हो रही है, एंगल आर पर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अगर हम पाथ इसका चेंज कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में रे को भेजें दूसरे मीडियम से, तो ये
एयर मीडियम में जाकर के सेम पाथ को ये ट्रेवल करेगी, ठीक है। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आर हो जाए इस मीडियम से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ब्रेस्टर्स एंगल क्या हो गया, थीटा बी, आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, थीटा बी हो गया। जब लाइट हमारी एयर मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, ग्लास मीडियम में जा रही है, लेकिन जब ग्लास से एयर में जाएगी उस समय रिफ्रैक्टेड ब्रेस्टर्स एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और यहां से आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 90 माइनस आई, और माइनस आई की जगह पे क्या है, थीटा बी, तो यह है पाई बाई 2 माइनस थीटा बी, ठीक है। तो ब्रेस्टर्स एंगल फॉर इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। If the Brester's angle for the light propagating from air to glass is theta b, then the Brester's angle for the light propagating from glass to air is pi by 2 minus theta b, ठीक है। यानी कि पहला स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि the Brester's angle for the light propagating from glass to air is tan inverse mu z, where mu z is the refractive index of the glass, ठीक है। तो ब्रेस्टर्स एंगल के बारे में कहा गया है कि ब्रेस्टर्स एंगल tan इनवर्स mu z के बराबर होगा, ठीक है। देख लेते हैं tan इनवर्स म्यूजिक के बराबर आता है कि नहीं आता है थीटा बी। तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, ये थीटा बी हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बी, क्योंकि i प्लस r इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो म्यूजिक इज इक्वल टू साइन थीटा बी डिवाइडेड बाई साइन, ये r क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस आई हो जाएगा, और 90 माइनस आई का मतलब 90 माइनस थीटा बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा बी, और हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बी दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा बी होता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा बी, और साइन थीटा बी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बी दैट इज इक्वल टू tan थीटा बी। यहां से म्यूजी इज इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा बी हो गया, तो थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यूजी, थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स म्यूजी। तो हमसे ये कहा गया है कि द ब्रेस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज tan इनवर्स म्यूजी, वेयर म्यूजी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ग्लास। The Brester's angle for the light propagating from glass to air is tan inverse mu g. The Brester's angle for the light propagating from glass to air is tan inverse mu g कहा गया है, लेकिन थीटा बी आया है tan inverse mu g की जगह पे, लेकिन ग्लास से एयर में जब जाएगा उस समय हमारा जो ब्रेस्टर्स एंगल है वो पाई बाई 2 माइनस थीटा बी है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द सेकंड स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें ये कहा गया ग्लास टू एयर, और ग्लास टू एयर के लिए हमारा जो ब्रेस्टर्स एंगल है वो पाई बाई 2 माइनस थीटा बी है, और थीटा बी की जगह पर tan इनवर्स म्यू जी है, तो ये ब्रेस्टर्स एंगल फॉर द ग्लास टू एयर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स म्यू जी, ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, और फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेव इज स्क्वायर वेव एज शोन इन द फिगर, ठीक है। हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेव का मतलब ग्राफ दिया हुआ है, और ये स्क्वायर वेव के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब 0 से लेकर के 0.5 सेकेंड तक इसका जो एम्पलीट्यूड मतलब इसका जो मॉड्यूलेटिंग वेव का जो वोल्टेज रह रहा है वो कितना रह रहा है, यहाँ पर 1 है, ये है 1, ठीक है ना। और ये वोल्ट में दिया गया, मॉड्यूलेटिंग वेव एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इन वोल्ट्स, ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज है ये, तो 1 है ये, यहाँ ये 1 है, तो 0 से लेकर के 0.5 सेकंड तक ये 1 रह रहा है। यहाँ पर फिर से ये इसका मतलब मॉड्यूलेटिंग वेव का वोल्टेज चेंज हो जा रहा है, फिर यहाँ पर ये -1 आ रहा है, फिर 1 सेकंड पर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, 1 से लेकर के 1.5 सेकंड तक 1 रह रहा है। तो ये स्क्वायर वेव के फॉर्म में है मॉड्यूलेटिंग वेव हमारा, ठीक है। आगे कह रहा है कि द कैरियर वेव इज गिवन एज, ठीक है ना, in terms of t that is equal to 2 sin 8 pi t volts. The modulating index पूछा गया। modulating index का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, modulating index is equal to amplitude of modulating wave divided by amplitude of carrier wave,
ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ, ये फॉर्मूला अगर हमें याद होगा इस क्वेश्चन को करने में एक 10 सेकंड का टाइम लग सकता है ज्यादा से ज्यादा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, और हमें दोनों चीजें दी गई हैं, दिखाई दे रही हैं साफ साफ। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव क्या है, जितना ये मैक्सिमम वोल्टेज ले सकता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो ये 1 वोल्ट है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव क्या है, जो साइन के सामने होता है वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही हमारी एम्पलीट्यूड होती है, साइन 8 पाई टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है ना। और ये भी वोल्ट में दिया हुआ है, ये भी वोल्ट में जाएगा, ये 2 वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1/2। तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स फॉर दैट क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, और दोनों स्टेटमेंट्स में से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन 2 स्टेटमेंट के लिए। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ऑप्शन है वो वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए गए, और हमें बताना है इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के इन दोनों में से कौन सा सही है, या तो दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, या कोई एक सही या एक गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया गया है द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -73 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द गैस इज हीटेड टू 527 डिग्री सेंटीग्रेड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज, ठीक है। जब इसको हम इतना इनिशियल इसका टेम्परेचर था -73 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब इसको हम 527 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर देंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज डबल्ड, ऐसा कह रहा है। तो सबसे पहले जब हमारा टेम्परेचर था -73 डिग्री सेंटीग्रेड, तब का हम क्या निकाल लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लेते हैं, और फिर हम 527 डिग्री सेंटीग्रेड पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लेंगे, और दोनों को कंपेयर कर देंगे। अगर डबल होगा तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता क्या है, दरअसल रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हम लिखते हैं VRMS, और VRMS का फॉर्मूला होता है √3 RT/m, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास है, और हमारा ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो हमारा पहले से ही कांस्टेंट है, सारे के सारे कांस्टेंट हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हमारा VRMS है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √ऑफ टेम्परेचर के, √ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ना, ये केल्विन में होना चाहिए। यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में। तो सबसे पहले यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में जो दिया गया उसको हमें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, फिर टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं VRMS कब, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, -73 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में, यहीं पर कर लेते हैं। तो -73 जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 273 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, यहाँ पर रख करके हम केल्विन में पता कर सकते हैं कि कितना केल्विन आएगा हमारा। तो केल्विन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -73 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया हुआ है उसको हम प्लस कर देंगे 273 से, तो ये जो आएगा 200 ये हो जाएगा केल्विन में, यानी कि -73 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 200 केल्विन। वैसे ही 527 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 527 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 730, 729 प्लस 10, 527 प्लस 18 केल्विन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये पता करना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड
रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम VRMS1 निकालते हैं। VRMS1 दैट इज इक्वल टू, या हम ऐसे कर सकते हैं कि जब VRMS हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है, VRMS1 डिवाइडेड बाई VRMS2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2 हो जाएगा। ठीक है, तो VRMS एक काम कर लेते हैं ना, इसको 2 मान लेते हैं, तो डायरेक्टली हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। VRMS2 डिवाइडेड बाई VRMS1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर जो भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ T2 माइनस T2 अपॉन T1 बचेगा, और VRMS2 अपॉन VRMS1 ही हमें निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ T2 कितना है, T2 हमारा 800 केल्विन डिवाइडेड बाई T1 कितना हमारा 200 केल्विन, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट ऑफ 4 बचेगा, और अंडर रूट ऑफ 4 जब बाहर आएगा तो 2 आंसर आ जाएगा हमारा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि VRMS2 इज इक्वल टू 2 किसको मान लिया हमने, 527 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने VRMS2 मान रखा है, और -73 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने VRMS1 मान रखा है। जब VRMS1 इधर की तरफ जाएगा तो 2 इंटू VRMS1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं जो हमारा VRMS एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड है वो VRMS एट -73 डिग्री सेंटीग्रेड का 2 गुना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ट्रू ऑप्शन है। ये जो भी बोला गया है वो सही बोला गया है, सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं हम। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये ऑप्शन वैसे गलत है, लेकिन हम फिर भी इसे एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। हम जानते हैं क्या कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ये बराबर होता है NaKT के। NaKT के ये कैसे आया, हम जानते हैं कि Pv इज इक्वल टू फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू nRT लिखते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एक मॉलिक्यूल के लिए n की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, यहां से ये हो जाएगा हमारा RT। ठीक है, और RT इज इक्वल टू RT इज इक्वल R इज इक्वल टू क्या होता है, Na इंटू K होता है, तो ये हो जाएगा Na इंटू K इंटू T दैट इज इक्वल टू Pv। और काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। तो यहाँ से kT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Pv अपॉन Na, तो Pv अपॉन Na, kT इज इक्वल टू kT इज इक्वल टू Pv अपॉन Na हो जाएगा इंटू 3/2। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है कि Pv अपॉन Na का 3/2 है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम ये ऑप्शन इसमें से कौन सा ट्रू हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है।